और सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन पीएम करेंगे। समारोह में 17 देशों के राजदूत शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। आपको बता दें कि 17 देशों के जो राजदूत हैं वो भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। तैयारियां पूरी की गई हैं और एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बिहार दौरा है। और कल क्योंकि वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, सबकी नजरें उनकी टिकी हुई थी इस दौरे को लेकर, लेकिन आज नालंदा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन वो करेंगे और जो तस्वीरें वहां से आएंगी वो बेहद खास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। शहर के विभिन्न होटल्स और होटल में ठहरने वाले लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि 17 देशों के राजदूत वहां पर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी व्यवस्था वहां पर की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तीसरी सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की ये उनका पहला बिहार दौरा है और इसीलिए बिहार की जनता में भी गजब का उत्साह बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर है, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसानों को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है, बड़ी सौगात मिल सकती है। फसलों की एमएसपी पर चर्चा संभव। इस बैठक में रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे और वहां से किसानों को एक बड़ी सौगात दी, बड़ा तोहफा। काशी से कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त कल वहां से जारी की गई। उसके बाद अब अगली बैठक होगी मोदी कैबिनेट की और इसमें भी किसानों पर फोकस। किसानों को एक और बड़ी सौगात, एमएसपी की मांग जो किसान काफी लंबे समय से कर रहे हैं और ऐसे में एमएसपी पर फैसला संभव है। और इसलिए कहा जा रहा है कि एक और बड़ी बैठक में एमएसपी पर फैसला संभव है, जिससे बड़ी राहत, किसानों को बड़ी सौगात एक और मिल सकती है। तो मोदी कैबिनेट की ये बैठक होगी। शाम को 5 बजे सीसीईए की ये बैठक होनी है। 14 फसलों के एमएसपी रिवीजन पर इस पर चर्चा संभव है। एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी होने की इसमें संभावना है और इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 की ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें ये बड़ा फैसला लिया जाएगा और एमएसपी 14 फसलों के एमएसपी पर इसमें चर्चा की जाएगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बड़ी सौगात ये, क्योंकि किसानों की काफी लंबे समय से इसको लेकर मांग चल रही थी। हालांकि सोयाबीन में 7% तक बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं धान की न्यूनतम समर्थन में 5% की बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार बोनस का भी ऐलान कर सकती है। सीएसीपी ने सरकार को अपनी सिफारिश सौंप दी है। और चलिए बात करते हैं अखबारों की, जिसमें तमाम बड़ी खबरें हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो वाराणसी पहुंचे और मोदी ने काशी की जनता का आभार जताया। तमाम अखबारों में भी इसका जिक्र है। देखिए, मैं काशी का ही होकर गया हूं, मोदी का ये स्टेटमेंट। और साथ ही कहा, अब तो मां गंगा ने भी मुझे गोद ले लिया है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया था, किसानों से संवाद किया, इस दौरान बड़ी सौगात दी और सीएम योगी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। और देखिए, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई। काशी में महिला किसानों को कृषि सखी का प्रमाण पत्र भी दिया और वो तस्वीरें भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस बीच अखबारों की हेडलाइन में फ्रंट पेज पर यही खबर, दुनिया भर में खाने की हर टेबल पर हो भारत का कोई ना कोई उत्पाद। प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने संसदीय क्षेत्र काशी वो पहुंचते हैं। ऐसे में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में कृषि की सबसे बड़ी भूमि है, उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि अब काशी का हो गया हूं, यहाँ के लोगों ने सिर्फ एमपी ही नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी उनको चुना है। और इस बीच 9.26 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी पीएम के द्वारा भेजी गई। तो जिन जातियों का प्रीति प्रधानमंत्री जिक्र करते थे, जिसमें किसान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहला फैसला लिया और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच के भी उन्हीं के हित में यहाँ पर किस्त जारी करी। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 ही जातियां मेरे लिए है, किसान, महिला, युवा और गरीब। और किसानों पर ध्यान केंद्रित है नई सरकार का। और आप देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपना कार्यभार संभाला है, लगातार उनकी तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं और कामों को तेज गति दी जा रही है। तो पीएम ने किसानों से संवाद भी किया, कहा कि काशी में किसानों की कमाई बढ़ी है, इससे और बढ़ाने पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस है कि इसको दोगुना किया जाए। और जो
100 दिन का टारगेट है, लक्ष्य है, क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद थे और ये कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बातचीत कर रहे थे अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से, तो उन्हें ये कहा गया शिवराज सिंह चौहान को कि किसानों की आय दोगुनी करनी है और जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करना है, इस पर जल्द तेजी के साथ काम किया जाए। कुछ और बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए। कहा कि मेरा एक ही सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई ना कोई खाद्यान्न हो। 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए पूरी कृषि व्यवस्था में काफी ज्यादा अहम भूमिका होने वाली है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे काशी के दौरे पर। जब कल पीएम मोदी थे, पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर बाबा का आशीर्वाद लिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। आपको याद होगा जब पीएम मोदी जब भी काशी पहुंचते हैं, जब भी उनका बनारस दौरा होता है, काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा का आशीर्वाद वो जरूर लेते हैं। शिव भक्त कल शिव नगरी पहुंचे और वहां पर ये तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गंगा आरती में भी वो कल शामिल हुए। बार बार गंगा से उनका जो रिश्ता है उसका जिक्र वो करते हैं। कहते हैं कि पहले तो मैं ये कहता था कि मुझे जब मैं काशी आता हूँ माँ गंगा मुझे बुलाती हैं, लेकिन अब मैं कहूँगा कि माँ गंगा ने मानो मुझे गोद ले लिया हो, क्योंकि ये ऐसा मौका है तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ से सांसद के तौर पर जीत हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे। काशी वासियों का आभार जताने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक बाकायदा रोड शो भी निकाला। जब रोड शो निकाला गया उस दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और पुष्प वर्षा करते हुए भी लोग नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद दिया। 9.25 करोड़ किसानों के खातों में भेजे गए 20,000 करोड़ और कृषि से तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा भारत। तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया गया। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि दुनिया में हर डाइनिंग टेबल पर हर कोई ना कोई भारतीय खाद्यान्न जरूर हो, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। और देखिए, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहली दफा आए नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती में शामिल हुए। विधि विधान से काशी में उन्होंने पूजा अर्चना की और काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान मां गंगा की आरती करते नजर आए और दशाश्वमेध घाट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर जहां लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहुंचे और यहां पर मां गंगा की आरती में शामिल हुए, बाबा विश्वनाथ का पूजन भी किया है। बिल्कुल रंजना, ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका सपना है कि दुनिया में खाने की हर मेज पर भारतीय अनाज या फिर यहां का कोई भी जो खाद्य उत्पाद है वो जरूर हो और इसी के साथ में तमाम बातें कहते हुए काशी वासियों को नजर आए। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दशाश्वमेध घाट से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर अखबारों में भी दी गई है। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा की संध्या आरती की और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहे। और क्योंकि काशी के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान भी थे और हाल ही में उन्हें कृषि मंत्रालय भी दिया गया है और ऐसे में कृषि मंत्री वो भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें फिलहाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, काशी की जनता से उनको मेरा प्रणाम है, पीएम ने कहा। साथ साथ में उन्होंने कहा कि काशी ने स्नेह से तीसरी बार पीएम बनाया है, मां गंगा ने गोद लिया है, मैं यहीं का होकर रह गया हूं। तो ये प्यार व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए जनता का नजर आया। और क्या कुछ खास कहा, आपको सुनवाते हैं। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, मैं यहीं का रहकर हो गया हूं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो सिगरेट स्टेडियम पहुंचे
निर्माणाधीन सिगरा स्टेडियम का निरीक्षण पीएम ने किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा है ये सिगरा स्टेडियम और आपको ये बता दें कि फर्स्ट फेज का पीएम मोदी उद्घाटन भी कर चुके हैं। सिगरा स्टेडियम के दूसरे फेज का काम तेजी के साथ चल रहा है, जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए, ये टारगेट है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तमाम कामों का निरीक्षण भी पीएम ने किया और गंगा आरती में प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस दौरान वाराणसी की जनता से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया और ये कहा कि एक बार फिर से मुझे प्यार देने के लिए आप सभी का आभार। अच्छा, इस दौरान सीएम योगी भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे, सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा भी कि देश में 60 साल के बाद ये ऐसा मौका है जब कोई राजनेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है, उन्होंने ली है। हम सबने काशी को बदलते हुए देखा और वही बदलती काशी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। अब काशी दुनिया की पहचान बन रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे और वहां पर आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और जब से शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय का पदभार संभाला है, केंद्रीय कृषि मंत्री का पदभार संभाला है, तब से लगातार किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले पदभार संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किसानों के लिए की, कई बड़ी बातों का जिक्र किया। किसानों की आय दोगुनी करने के बाद जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है और अब ये कल बड़ी सौगात जब प्रधानमंत्री मोदी देने पहुंचे काशी, तब शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद थे। उन्होंने संबोधन भी वहां पर दिया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की भी ये तस्वीर। बढ़ते आगे और 30 जून को पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम उनका होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी शेयर की है। अपने आइडियाज शेयर करें, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है। तो 30 जून को पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये मन की बात होने वाली है और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। इस बीच बढ़ते हैं आगे अगली खबर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की कल एक अहम बैठक हुई। जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में सहयोगी दलों के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बीच स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक चली। सहयोगी दलों के कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अभी एक खबर सामने आ रही है कि सहयोगी दलों ने बीजेपी पर फैसला यहां पर छोड़ा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखने वाली है और एनडीए को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है और उसी को लेकर यहां पर सहमति बनाने को लेकर चर्चा की गई और उसी को लेकर ये बैठक रखी गई थी। और 3 नाम भी सामने आए जिन पर तेजी के साथ चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक कल हुई। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक हुई। जेपी नड्डा, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस, राव साहेब दानवे भी मौजूद रहे बैठक में। तो वहीं पीयूष गोयल, चंद्रशेखर बावनकुले भी बैठक में मौजूद रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं 6 महीने के अंदर, यानी कि इसी साल, और ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि उनकी सरकार बने। अभी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की सियासत चल रही है और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि महाराष्ट्र में थोड़ी और मेहनत भारतीय जनता पार्टी को इस बार करनी पड़ेगी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है। और आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा बूथ लेवल पर काम करती है, भले ही इलेक्शन में 6 महीने हों अभी, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी से कोर ग्रुप की बैठक कर रही है। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे जन जन तक पहुंचा जाए, कैसे हर एक महाराष्ट्र की जनता के घर पर पहुंचा जाए, ये बताया जाए कि अभी तक उन्होंने क्या किया है, क्या आगे का विजन रहेगा, क्या आगे का रोड मैप रहेगा और इसको लेकर जिम्मेदारियां भी बांटी जाएंगी। इसी को लेकर कल बैठक हुई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, पीयूष गोयल मौजूद रहे, चंद्रशेखर बावनकुले बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राव साहेब दानवे भी बैठक का हिस्सा थे। अश्विनी वैष्णव, अमित शाह और जेपी नड्डा। पलक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ और खबरें भी न्यूज़पेपर से अगर हम नजर डालें तो आप पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकियां भरे मेल का सिलसिला आपने देखा। सबसे पहले दिल्ली से ये शुरुआत हुई। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का सबसे पहले मामला सामने आया और उसके बाद स्कूलों को उड़ाने के कई मामले सामने आए। अब कल फिर से देश में 50 हवाई अड्डे, मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को कल बम से उड़ाने की धमकी कल मिली है। दरअसल आपको बता दें इस पूरे मामले में जांच लगातार हो रही है, लेकिन भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट समेत चेन्नई, पटना, नागपुर,
जयपुर, वडोदरा, कोयंबटूर और जबलपुर में दोपहर 12:40 पर धमकी भरे ईमेल आए। हालांकि आज इसमें पूरे मामले में तत्काल जांच पड़ताल शुरू हुई। कोई संदिग्ध चीज इसमें सामने नहीं आई है। इसकी वजह से चेन्नई से दुबई जा रहे विमान में काफी देरी से उड़ान उसने भरी। इसके अलावा आपको बता दें 1 मई को इस समूह ने दिल्ली के कई स्कूलों में ऐसे ही ईमेल भेजे जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। 29 अप्रैल को और 12 मई को राजा भोज सहित तमाम एयरपोर्ट्स को उड़ाने से संबंधी ईमेल आया है। तो कुल मिलाकर बार बार इसी पैटर्न की खबरें, बार बार इस पैटर्न से धमकी दे रही हैं। और हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही, जो ईमेल आईडी वो भी सामने आ गई, आईपी एड्रेस इसमें ट्रेस किया गया, इसके बाद ईमेल आईडी भी इसमें सामने आ चुकी है। लेकिन अब इस पूरा जांच का विषय कि कौन आखिर बार बार इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके की शरारतों को अंजाम दे रहा है। बढ़ते हैं आगे और अखबारों का ही जिक्र करते हुए एक सर्वे की खबर है यहाँ पर। देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की वजह से लोगों की मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक सर्वे जिसमें ये सामने आया कि 80% से अधिक स्ट्रीट वेंडरों ने दिल्ली में अप्रैल और मई में लू के कारण ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। खरीदारों की संख्या में अचानक से गिरावट आई है और 700 से ज़्यादा वेंडर इसमें शामिल है। देखिए 721 स्ट्रीट वेंडरों को शामिल करते हुए ये अध्ययन किया गया है और मीना बाजार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन क्षेत्र, लाल किला का क्षेत्र, जनपद, चांदनी चौक, सदर बाजार, साकेत, ये तमाम मार्केट है जहां स्ट्रीट वेंडरों पर एक अध्ययन किया गया है। अब इस शोध के महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें तो देखिए 80.08% ने माना है कि लू के चलते ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है और इनमें से 49.27% में गिरावट की बात बताई गई है, आय में गिरावट की बात बताई गई है। 82% से अधिक स्ट्रीट वेंडरों ने कहा है कि उन्हें लू से निपटने के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है और गर्मी के चलते देखिए वेंडरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई है। और कुछ और बिंदु है इसमें, जैसे कि 71.05% को वित्तीय कारणों चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई हुई है और 27% ने कहा कि घरेलू आवश्यकताओं से समझौता किए बिना स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठा सकते हैं। तो ये तमाम जो शोध के महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, लोगों को दिक्कत होगी। रंजना, क्योंकि आप गर्मी का जिक्र कर रही हैं और आपने राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए आंकड़े बताए, ऐसे में यहाँ पर अखबार में भी आंकड़े अमर उजाला में दिए गए हैं और इसमें हेडलाइन दी गई है। अगर दिल्ली के सेगमेंट पर जाते हैं तो दिल्ली में खबरों में सिर्फ गर्मी की खबर दिखाई गई और बताई गई। राजधानी में न्यूनतम तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 साल का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा गया है। दिन के साथ साथ रात की गर्मी भी लोगों को अब झुलसा रही है। न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और मिनिमम टेम्परेचर 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वहीं दिल्ली में गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। 24 घंटे में 33 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा हो सकता है क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पर रहते हैं और रैन बसेरों में रहते हैं जिनका रिकॉर्ड यहां पर नहीं है। और इस बीच अगर बिजली की मांग की बात की जाए तो पलक इसी बुलेटिन में हमने 2 बार बताया किस तरीके से बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बार एक नया रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा गया है। 8647 मेगावाट अब बिजली की मांग यहां पर पहुंच गई है। उससे अधिक दिल्ली में बिजली की मांग रही और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है एक तरफ बिजली की कमी, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी हमने देखा था कि आधे घंटे तक बिजली गुल रही, पानी के संकट से दिल्ली जूझ रही है और गर्मी से लोग परेशान हैं। साक्षी, और देखिए ये हालात जो बने हुए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में राहत मिल सकती है, चाहे वो दिल्ली वासी हो, उत्तराखंड वासी हो या फिर हिमाचल, जम्मू कश्मीर के वासी हो, क्योंकि संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई कि बारिश कल हो सकती है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी ने झारखंड को लेकर एक बड़ी बैठक की, क्योंकि झारखंड में भी इलेक्शन होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में जुटे राज्य के तमाम नेता, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। साल के आखिर में झारखंड में चुनाव होना है और कैसे झारखंड में सरकार बनाई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इस वक्त आप देखें वहाँ पर जेएमएम की सरकार है और इस बार कोशिश होगी, पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी की उसको पूरा बहुमत मिले। और ये बहुमत कैसे मिले इसको लेकर, जैसे कि महाराष्ट्र को लेकर आप देख रहे हैं कि बीजेपी सक्रिय हो चुकी है, रणनीति बनाई जा रही है और ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि चुनाव से 6 महीने पहले, या ये कह लीजिए कि अगर ज़्यादा समय मिलता है वो उससे पहले सक्रिय हो जाती है। वो ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करती है, कार्यकर्ता जुट जाते हैं। तमाम सरकार, अगर वहाँ पर पहले से सरकार है तो बताने के लिए कि हमारी सरकार ने क्या किया, और अगर वहाँ पर विपक्ष की सरकार है तो ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से आपसे जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। और अब आगे बढ़ेंगे बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल के लिए 1 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लिस्ट भी सामने आ गई है। देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए फाइनल कर दिया है टिकट। सीएम सुक्खू की पत्नी कांग्रेस के टिकट से अब चुनावी मैदान में होंगी। पश्चिम बंगाल के रायगंज उपचुनाव में मोहित सेनगुप्ता प्रत्याशी होंगे। बागदाह उपचुनाव में अशोक हल्दर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे।
तो ये लिस्ट भी कांग्रेस के सामने आ गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी करते हिमाचल के लिए 1 और बंगाल के लिए 2 प्रत्याशी हैं, जिनको घोषित कर दिया है। सीएम सुक्खू की पत्नी को भी इसमें टिकट मिला है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट, लोकसभा सचिवालय को इससे लेकर जानकारी दी। रायबरेली अपने पास रखेंगे और अब प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। देखिए, ये सवाल बना हुआ था कि कब आखिर प्रियंका गांधी डेब्यू करेंगी राजनीति में। अब वो तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है। अब वहां से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ने वाली है और अखबारों में भी इसका जिक्र है। देखिए, राहुल ने रायबरेली सीट पर जानकारी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने की औपचारिक जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि वह वायनाड लोकसभा सीट खाली करेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता ने इस बाबत लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा और इससे पहले सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। इस बीच आगे बढ़ते हैं हरियाणा से खबर। हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल विधायक किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा अब सामने आ गया। किरण चौधरी की बेटी श्रुति भी पार्टी छोड़ रही है, ये जानकारी मिली है। किरण और श्रुति आज बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का दामन फिलहाल थामने वाली है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। हरियाणा में पहले ही गुटबाजी से कांग्रेस जूझ रही है। आपने ये लोकसभा चुनाव में देखा होगा 10 सीटों पर, क्योंकि हरियाणा की 10 सीटें थी और उस पर भी खूब ज़्यादा ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उनका एक अलग गुट था, बाकी जो प्रदेश के नेता थे उनका कुछ और कहना था और जो रिजल्ट सामने आए वो तो सबके सामने ही है। लेकिन अगर आप सोचिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ समय में होने हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को मंथन करने की ज़रूरत है कि जो उसके नेता हैं, जो उसके विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको समझाने की, बुझाने की। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है, हालांकि थोड़ा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि इस तरह की तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी पहले हम देख चुके हैं कांग्रेस को लेकर। अब बात, क्योंकि इस वक्त अब देखिए जो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय इस वक्त पूरे देश में बना हुआ है वो है प्रचंड गर्मी, भीषण गर्मी, और लोगों की इस भीषण गर्मी से जान गई। एक सवाल हर किसी के जहन में आ रहा था कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी। गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ। और हमने देखा कि रात का जो टेम्परेचर था उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि दिन में लू चल रही है तो रात को भी उतनी ज़्यादा गर्मी है, तापमान में गिरावट नहीं दर्ज हो रही थी। लोगों की एसी कूलर काम करना बंद कर चुके थे। लोग कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि एसी कूलर चल रहा है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं 4 बजे या 3 बजे, अगर आप नहा रहे हैं तो इतना ही गर्म पानी होता था जैसे कि प्रचंड गर्मी दिन में होती थी। बिल्कुल, तो गर्मी का कहर लगातार जारी है। हालांकि अब उम्मीद है कि उत्तर भारत के कुछ ऐसे राज्य जहां पर गर्मी अब कम होने की संभावना है, तापमान थोड़ा कम होने की संभावना